हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अनिरुद्ध एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुपम क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ हो, मस्त हो और पढ़ाई में व्यस्त हो। तो डी स्टूडेंट, बिना देर करते हुए आज बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज की जो टॉपिक है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब के नियम का सदिश रूप। इसकी पहले वाली जो क्लास थी इसमें आप लोग पढ़े कूलम्ब का नियम क्या होता है, कूलम्ब के नियम का महत्व क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप नहीं देखें तो जा करके देख लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज की जो वीडियो है हम शुरू करते हैं। तो चलिए बिना देर करते आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए ना। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ क्या होता है देख लीजिए। मान लेते हैं, क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक, बिना माने हुए कुछ काम नहीं होने वाला है आजकल। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। यहां पर मान लेते हैं इसका मूल बिंदु है, ठीक, ओ। अब इसके बाद एक्स और वाई एक्सिस पर मान लेते हैं क्या है, दो आवेश रखे जाते हैं। ठीक, दो आवेश रखे जाते हैं। एक हो जाता है मान लेते हैं बिंदु ए पर रखा जाता है और दूसरा मान लेते हैं बिंदु बी पर रखा जाता है। बिंदु ए पर जो आवेश रखा जाता है, ठीक, बिंदु ए पर जो आवेश रखा जाता है इसको मान लेते हैं Q1। क्या मान लेते हैं, Q1। और ये जो है बिंदु ए बिंदु O से मान लेते हैं वेक्टर R1 दूरी पर। कितने दूरी पर है, वेक्टर R1 दूरी पर। ठीक, और ये जो है बिंदु B इस पर Q2 है। ठीक, अब ये जो है बिंदु B बिंदु O से मान लेते हैं वेक्टर R2 दूरी पर है। कितने दूरी पर है, वेक्टर R2 दूरी पर है। ठीक, अब इसके बाद है देखिए, अब इनके बीच क्या होगा, एक सीमित दूरी होगी। ठीक, और इनको एक दूसरे के समीप लाएंगे तो इनमें क्या होगा, अपना बल लगेगा, वैद्युत बल लगेगा। ठीक, और जो वैद्युत बल लगेगा, ध्यान रखिएगा, अगर ये दोनों क्या है विजातीय आवेश है तो इनमें आकर्षण होगा, अगर सजातीय आवेश हो तो इनमें प्रतिकर्षण होगा। तो मान लीजिए कि ये जो दोनों आवेश रखे गए हैं या सजातीय आवेश रखे गए हैं, ठीक, और इनके बीच वैद्युत बल लग रहा है। इनके बीच क्या लग रहा है, वैद्युत बल लग रहा है। ठीक, अब अगर ये सजातीय आवेश है और इनके बीच जो वैद्युत बल लग रहा है तो ध्यान रखिएगा, ये एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये इसको इधर ढकेलेगा। ठीक, यहाँ पर जो लगने वाला बल होगा वह क्या होगा, मान लेते हैं F12 बल लग रहा है। क्या लग रहा है, इसके द्वारा इस पर इधर बल लग रहा है, F12 हो गया। ठीक, सॉरी, इसके द्वारा इस पर इधर बल लग रहा है तो ये हो जाएगा आपका F12। क्या हो जाएगा, वेक्टर F12 मान लेते हैं। और इसके द्वारा इस पर इधर बल लगाया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ का बल मान लेते हैं F21 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, F21 मान लेते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा कि इनके बीच की दूरी जो मान लेते हैं, मान लीजिए कि इसके द्वारा इधर जो बल लगाया जा रहा है वह क्या मान लेते हैं, वेक्टर R12। ठीक, अब इसके द्वारा इधर जो बल लगाया जाएगा क्या हो जाएगा, वही रिवर्स हो जाएगा, वेक्टर R21 भी हो जाएगा। समझे ना, क्या हो जाएगा, वेक्टर R21 भी हो जाएगा। ठीक, तो इसको पढ़ने से पहले आप लोगों को क्लास 11th में याद दिला दिया जाए कि क्लास 11th में वेक्टर फॉर्म पढ़े होंगे। ठीक है, यदि नहीं पढ़े हैं, ठीक, तो जा करके एक बार रिवाइज करिए, तभी ये थोड़ा सा समझ में आएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, लेकिन फिर भी चिंता मत करिए, मैं आप लोगों को एकदम ईजी हलवा की तरह बना करके दे दूंगा, चिंता मत करिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है, अब क्या है कि Q1 द्वारा Q2 पर बल लगाया जाएगा, Q1 द्वारा Q2 पर बल लगाया जाएगा, इसको इधर धकेला जाएगा। ठीक, ये Q1 ये Q2, इसके द्वारा इस पर बल लगाया जा रहा है तो इसको धकेलेगा तो ये उधर की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। ठीक, तो क्या होगा, Q1 द्वारा Q2 पर बल लगाया जाएगा तो पीछे की तरफ जाएगा,
अब इसके बाद Q2 द्वारा Q1 पर भी जब बल लगाया जाएगा तो क्या होगा, ये इधर ढकेलेगा तो ये पीछे जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है दोनों आवेश एक दूसरे पर जब बल आरोपित करेंगे तो वो अपने क्या होंगे, विपरीत दिशा में रिपल्स करेंगे, विपरीत दिशा में क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं द्वारा Q2 पर लगाया गया बल, किसके द्वारा, Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल। ठीक, मान लेते हैं लगाया गया जो बल है वह कितना है, वेक्टर, इसके द्वारा इस पर बल लगाया जाए क्या होगा, पीछे की तरफ जाएगा तो कौन सा बल लगेगा, वेक्टर F12, कौन सा बल लगेगा, वेक्टर F12। ठीक, अब इसके बाद इसको मान लेते हैं कि यह जो क्या है, निकाय है, यह किसी क्या है, परावैद्युत पदार्थ यानी कोई माध्यम में रखा गया है। ठीक, तो वेक्टर F12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 अगर माध्यम परावैद्युतांक K है तो K रख लेते हैं, इंटू क्या हो जाएगा, दो Q1 इंटू Q2 अपान इनके बीच की दूरी क्या होगी, इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा R21, इसका परिमाण होगा तो क्या होता है 1/4πε0 K इंटू Q1 Q2 अपान R² होता है ना, तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा ये है किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, तो आप लोगों को इसके पहले वेक्टर फॉर्म में पढ़ाया गया था। ठीक, तो ये कांस्टेंट है, ये भी आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इन दोनों का क्या होगा, वेक्टर फॉर्म नहीं लिखा जाएगा, तो जिसका होगा किसका, R का होगा, किसका होगा, R का, तो यानी यहाँ लगा लेते हैं यूनिट वेक्टर R21, क्या लगा देते हैं, यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, R21 यानी कि R21 कैफ। ठीक, अब यहाँ देखते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग, चूंकि यूनिट वेक्टर R21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R21 इज इक्वल टू, ठीक, अगर क्या दो वेक्टर, वेक्टर A और वेक्टर B है, या फिर यहाँ हम कर लेते हैं वेक्टर A है, ठीक, और इसका परिमाण है मॉड ऑफ वेक्टर क्या, वेक्टर A। ठीक, तो यूनिट वेक्टर A इज इक्वल टू क्या होगा, यूनिट वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर A अपान उसका परिमाण, उसका क्या परिमाण, सेम उसी तरह से करना है हमको। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसके लिए इसके द्वारा इस पर बल लगाया जा रहा है ना, तो इसके द्वारा बल लगाया जाए तो क्या हो जाएगा, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 अपान वेक्टर, ओहो गलती हो गई, इसका तो हो जाएगा क्या, वेक्टर R21 अपान क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर R21 अपान मॉड ऑफ वेक्टर R21, ये इसका परिमाण है, ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक, अब इसके बाद अगर देखा जाए आगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ये जो वेक्टर R21 है ना, वेक्टर R21 किसका जो है कि फलन है। ठीक, तो वेक्टर R21 अगर मान लिया जाए तो क्या हो जाएगा, वेक्टर R21 इसके द्वारा इस पर बल लगाया जा रहा है, ठीक है, इसके द्वारा इस पर बल लगाया जा रहा है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 हो जाएगा अपान मॉड ऑफ वेक्टर R21। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो क्या लिख देंगे इसको, वेक्टर F12 इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू Q1 Q2 अपान इसका, इसमें ये भी मैग्नीट्यूड ही है ना, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये भी मैग्नीट्यूड ही है, तो इसका इसमें क्या हो जाएगा, मॉड फॉर्म बन जाएगा, यानी कि 2 घात यहाँ 1 यहाँ जुड़ जाएगा, कितना होगा 3 घात हो जाएगा। तो यानी लिख सकते हैं वेक्टर
R21 क्यूब, मॉड ऑफ वेक्टर R21 क्यूब, ठीक, इनटू और क्या होगा, ये हो जाएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। एकदम सिंपल सा, इसको मानते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आगे क्या होगा। अब तो क्या हो गया, किसके द्वारा, ओहो Q1, यहां हो जाएगा Q2 द्वारा Q1 पर, Q2 द्वारा Q1 पर, Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, ठीक, तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, इसी का उल्टा, अब Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल क्या होगा, Q1 द्वारा क्या, Q1 द्वारा किस पर, Q2 पर, Q2 पर लगाया गया बल, लगाया गया बल, Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल। देखिए क्या होगा, जब इसके द्वारा इस पर बल लगाया जाएगा, आप लोग ये समझ लिए, ठीक, सेम उसी का रिवर्स हो जाएगा। इसके द्वारा इस पर बल लगाया जाएगा तो कौन सा बल लगेगा, वेक्टर F21, वेक्टर F21 इज इक्वल टू क्या होगा, वही होगा घिसा-पिटा सूत्र 1/4πε0 के इंटू Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा, इनके बीच की दूरी क्या होगी, वेक्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड लिख लेंगे ना, तो R12 स्क्वायर, ठीक। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों का क्या था, यूनिट वेक्टर आया था, वेक्टर फॉर्म में लिखे थे, तो यहाँ पर भी यूनिट वेक्टर आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में, उसी का उल्टा हो जाएगा, तो यानी कि यूनिट वेक्टर R12, यूनिट वेक्टर R12, ठीक। अब इसको फिर वही समझ लीजिए, R12 की जगह हम क्या कर लेते हैं, फिर यही लिखेंगे लेकिन थोड़ा सा रिवर्स कर देंगे, ठीक। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, तो इसको हम जो है कि इस फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए वेक्टर F21 इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा, अब यहाँ 1 2 है तो इसका हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर 1 2 क्यूब इंटू 1 2 हो जाएगा, तो ये वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 हो जाएगा, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, ठीक। अब इसके बाद देखिए, अगर हम क्या करें, इसमें से माइनस कॉमन ले लें, माइनस क्या कर लें, कॉमन ले लें, या दोनों पक्षों में माइनस का मल्टीप्लाई कर लें, तो क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर 21 इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू Q1 Q2 अपान मॉड ऑफ वेक्टर R21 क्यूब इंटू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, अरे जब माइनस हम कर लेंगे या माइनस दोनों में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर माइनस आ जाता है, और इधर जो है कि माइनस इसमें हम कर लेते हैं, तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। ये मानते हैं इक्वेशन सेकंड, ठीक। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखते हैं तो क्या मिलता है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक। अब देखिए इन दोनों को देखिए, ये क्या है आपका राइट हैंड साइड, इसका भी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दोनों का क्या है, सेम लग रहा होगा, 1/4πε0 के 1/4πε0 के Q1 Q2 अपान मॉड ऑफ वेक्टर R12, ठीक है, Q1 Q2 अपान मॉड ऑफ वेक्टर R21 क्यूब हो जाएगा। फिर से बताइए यहाँ पर क्या है आप लोगों का, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, ठीक। अब इसमें यहाँ पर देखिए दिशा बस केवल परिवर्तित हुआ, ये इधर, लेकिन यहाँ जो इनके बीच की जो क्या है मैग्नीट्यूड है, परिमाण है,
दोनों तो सेम ही है, ठीक। तो आप जो है Q12 की जगह 21 है यहाँ पर लिखा है, तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, जब इनका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, सॉरी राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यानी हम लिख सकते हैं वेक्टर F12 इक्वल टू माइनस वेक्टर F21, एकदम सिंपल सा हो गया, ठीक। अब इसके बाद यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से क्या मिल रहा है, देखिए ये तो है कूलाम का नियम का सदिश रूप, किसका, कूलाम के नियम का सदिश रूप है। लेकिन अगर आप पढ़े होंगे क्लास 11th और 9th में पढ़े होंगे, ठीक, कि न्यूटन का नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, तीसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम बिल्कुल पढ़े होंगे, ठीक है। क्या होता है, जब हम जिस पर जितना बल लगाते हैं वह भी हम पर उतना ही बल लगाती है, ठीक है। तो सेम वही चीज़ है, लेकिन दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। तो यहाँ पर भी है कि दोनों आवेशों का परिमाण अगर सेम है, परिमाण क्या है, सेम है, ठीक, तो दोनों आवेश एक दूसरे पर उतना ही बल लगाएंगे, क्या होंगे, उतना ही बल लगाएंगे, बस केवल दिशा क्या होगी, विपरीत होगी, है इधर होगा, है इधर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर दिशा, माइनस का मतलब क्या है, दिशा अलग। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कूलाम का नियम भी न्यूटन के तीसरे नियम का क्या करता है, पालन करता है। कूलाम का नियम भी न्यूटन का थर्ड लॉ का क्या करता है, पालन करता है, समझिए ना। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं, ठीक। अब क्या होता है कि इसमें ध्यान रखिए, अगर ये दोनों आवेश सजाती आवेश हैं, क्या हैं, सजाती, ठीक। सजाती का मतलब दोनों आवेश सेम प्रकृति के, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भगाएंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, ठीक है। अगर ये कहीं ये दोनों आवेश क्या हो, विजाती हो जाएं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक मेल दूसरा फीमेल, ठीक है, तो क्या होगा, इनके बीच आकर्षण होगा, क्या होगा, आकर्षण होगा, ठीक। एक जो है कि बिहारी जी की कथन याद आ रहा है, कहत नटत रिझत खीझत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। तो वही बात है, अगर विजातीय आवेश है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ध्यान समझिएगा, दोनों आवेश एक दूसरे पर बराबर बल लगाएंगे लेकिन विपरीत दिशा में, ठीक। हाँ, अब रही बात यह है कि बल की दिशा किधर होगी, ठीक है, यह जो बल की दिशा है वह किधर होगी, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, यह जो वैद्युत बल है, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैद्युत बल है वह केंद्रीय बल है। कौन सा बल है, केंद्रीय बल है। कौन सा बल है, केंद्रीय बल है। और इसकी जो दिशा होगी, देखिए इसकी जो दिशा होगी इनके बीच की दूरी के ही अनुदिश होगी, बीच की दूरी के ही अनुदिश। अब देखिए ये जो एक्सिस है, अब इसी एक्सिस पर ही ये बल लगेगा, ठीक। या तो इसके पीछे लगेगा या तो इसके पीछे, ठीक, या तो बीच में लगेगा। अब रही बात ये नहीं कि दाएं बाएं इधर उधर लग जाए, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब यहीं से हम देखेंगे कि क्या होता है, इनके बीच कितना बल लगता होगा, ठीक। अगर मान लेते हैं कि दो आवेश हैं, एक है Q1 और दूसरा है Q2, और Q1 पर भी एक कूलाम का आवेश है, Q2 पर भी एक कूलाम का आवेश है, और इनके बीच की जो दूरी है वह 1 मीटर है, ठीक। तो इनके बीच कितना बल लगेगा, F इक्वल टू 1/4πε0 का वैल्यू 9.0 इंटू 10⁹ इंटू एक कूलाम, मतलब ये भी एक कूलाम इंटू एक कूलाम अपान बीच की दूरी कितनी है, 1 का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर के ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन, इतना बल लगेगा, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक कूलाम को परिभाषित करना हो, एक कूलाम को परिभाषित करना हो तो क्या होगा, एक कूलाम किसे कहते हैं, एक कूलाम किसे कहते हैं, ठीक। तो ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट, एक कूलाम वह आवेश है, एक कूलाम वह आवेश है जो वायु या निर्वात में रखे, वायु या निर्वात में रखे
1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर वायु या निर्वात में रखे 1 मीटर की दूरी पर सजातीय आवेश, कौन से? सजातीय आवेश, सजातीय आप लोग जानते हैं, सजातीय आवेश एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से क्या करते हैं? रिपल्स करते हैं। क्या करते हैं? रिपल्स करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ये हो जाता है आपका 1 कूलाम। ठीक, अब ये कूलाम क्या है? आवेश का मात्रक है। किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है। तो इसी लगे हम देख लेते हैं कि आवेश का और भी क्या क्या मात्रक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आवेश का मात्रक देख लेते हैं। ठीक, किसमें? आप लोग तो एसआई पद्धति में जानते हैं आवेश का मात्रक कूलाम होता है, लेकिन अगर सीजीएस पद्धति की बात किया जाए, सीजीएस पद्धति में क्या होता है आवेश का मात्रक? तो ध्यान रखिए, आवेश का मात्रक अस्थायित कूलाम होता है। क्या होता है? अस्थायित कूलाम। क्या होता है? अस्थायित कूलाम। ठीक, यानी कि स्टेट कूलाम, ठीक है। और इसका एक अन्य मात्रक होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसको हम बोलते हैं EMU। क्या बोलते हैं? EMU भी बोलते हैं। ठीक ना? क्या? सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक अस्थायित कूलाम। ठीक, और ध्यान रखिएगा अस्थायित कूलाम को हम या बोलते हैं फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैंकलिन। ध्यान समझिएगा, आप लोगों का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अस्थायित कूलाम या इसको हम फ्रैंकलिन बोलते हैं। और दूसरा अन्य मात्रक जो है वह क्या है? EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है। ठीक, किसका मात्रक? 1 यूनिट में, यानी कि 1 कूलाम आवेश में, 1 कूलाम के आवेश में कितना अस्थायित कूलाम होगा? 3 × 10⁹ 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। ठीक है, 1 कूलाम आवेश में 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है, अस्थायित कूलाम होता है, यानी फ्रैंकलिन होता है। ठीक, अब आगे बढ़ा जाए तो आप लोग डी स्टूडेंट इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को क्या है कूलाम का नियम पढ़ाया गया। ठीक, उसमें क्या है? एप्सिलॉन 0 के बारे में थोड़ा सा बताया गया। ठीक है, तो यही आज हम देख लेते हैं कि एप्सिलॉन 0 होता क्या है। ठीक है, तो एप्सिलॉन 0 क्या होता है? वायु या निर्वात का, कहने का मतलब निर्वात का विद्युतशीलता होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। ठीक है, अब इसी के बारे में देख लेते हैं, यानी कि विद्युतशीलता की अगली जो टॉपिक मिल जाएगी। ठीक, क्या है? यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन 0, यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक, अब इसके बाद देखिए क्या होता है? F = 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r² होता है। इसका मात्रक न्यूटन, और इसका यानी कि हमको क्या करना है? यहाँ से निकाल लेते हैं। एप्सिलॉन 0 का यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ एप्सिलॉन 0। तो यहाँ हम चेंज कर लेते हैं। चेंज करने में क्या होगा? इसका मात्रक कूलाम इंटू कूलाम² इसका मात्रक क्या? न्यूटन हो जाएगा। इसका मात्रक मीटर स्क्वायर। यानी यूनिट ऑफ एप्सिलॉन 0 की क्या हो गया? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। ठीक, अब इसके बाद इसकी डायमेंशन देख लेते हैं। डायमेंशन में क्या होगा? सेम जो ये दिया है इसी का हम बना लेते हैं डायमेंशन। कूलाम का क्या होगा? 80² है तो 2 घात बना लेते हैं, पावर 2/। न्यूटन का mLt-2 और मीटर का L2। यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो L2 स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इन सबको ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है? m-1
अब यहाँ 2 1 3, ठीक, तो यल -3। अब इसके बाद यहाँ -2, यहाँ +2, माइनस जो है ऊपर प्लस हो जाएगा, T4 M-1 यल -3 T4 A। अब ये क्या हो गया, ε0 की डायमेंशन, ठीक है, ε0 की बीमा हो गई। कितना हो गई, m की घाते 1, यल की घाते -3, t की घाते 4 और a, ठीक। ये हो गया आपका क्या, यूनिट और डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर बात किया जाए, ठीक है, ये तो हो गया फ्री स्पेस का, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि क्या है, दो आवेश हैं, इनके बीच बताया गया था ना इसके पहले वाले वीडियो में, इनके बीच कोई हम क्या करते हैं, परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं। उस स्थिति में यहाँ पर क्या होगा, यानी या फिर ये जो दोनों आवेश हैं किसी माध्यम में रख दिया जाता है। किस में रखा जाता है, किसी माध्यम में रख दिया जाता है, तब इनके बीच के वैद्युतशीलता क्या होगा, ठीक है। तो यानी कि आगे देख लेते हैं क्या, वैद्युतशीलता, वायु या निर्वात में वैद्युतशीलता तथा माध्यम में वैद्युतशीलता में संबंध, यानी कि रिलेशन बिटवीन क्या है, रिलेशन बिटवीन ε0 एंड εr, ठीक। यहाँ समझिएगा ε0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की वैद्युतशीलता है, और ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, ठीक, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, ठीक है। ये है निर्वात की वैद्युतशीलता, और ये क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता है, ठीक है। इन दोनों में रिलेशन दिखाना क्या होगा, ठीक। अगर चलिए बात करते हैं, मान लेते हैं कि दो बिंदु आवेश हैं, Q1 Q2 हैं, ठीक। तो और उनके बीच का क्या है, उनके बीच यानी कि वो वायु या निर्वात में रखे गए हैं, तो जो बल लगेगा वायु में, जो बल लगेगा वेक्टर FA बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपान क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, R² हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं। हाँ, यहाँ वेक्टर लिखे हैं तो यूनिट वेक्टर लिख लेते हैं, या फिर जो है कि क्या है, बिना वेक्टर का लिखिए, मैग्नीट्यूड भी हम देख लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा देख लेते हैं, किसी माध्यम में, किसी, ये है वायु में, किसमें, वायु में या निर्वात में, वायु में या वायु या निर्वात में, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है, माध्यम में, किसी माध्यम में, किसी माध्यम में, ठीक। तो यहाँ जो बल लगेगा वह क्या होगा, 1/4πε0 के, ε0 के इंटू Q1 Q2 अपान क्या, R², ठीक। अब ध्यान रखिए आप लोग, यहाँ पर क्या है, माध्यम है ये, ठीक है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं कि चूंकि देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं चूंकि ε0 के इक्वल टू किसके, एप्सिलॉन के बराबर होगा, किसके बराबर, एप्सिलॉन के बराबर मान लेते हैं, किसके बराबर मान लेते हैं, एप्सिलॉन के बराबर। तो हम क्या रख लेते हैं, यहाँ हम ε0 के की जगह एप्सिलॉन रख लें, बिल्कुल, ये हो जाएगा 1/4πε0, वही पढ़ ही गया है नाम ही, एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा, R² हो जाएगा, ठीक। अब ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का डिवाइड करिए, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का डिवाइड करते हैं तो क्या मिल जाएगा, FA अपान FM इक्वल टू, अब देखिए क्या होगा, ये यानी कि 1/4π कट जाएगा, बचेगा क्या, एप्सिलॉन बचेगा, एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा और ये दोनों भी कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0 बचेगा, ठीक है।
अब इसको हम क्या एक कांस्टेंट मान लें, एक कांस्टेंट क्या आपका यही हो जाएगा, एप्सिलॉन आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन आर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ये जो एप्सिलॉन आर है, ठीक, यह क्या है? आपेक्षिक वैद्युतशीलता है, रिलेटिव परमिटिविटी है। ये क्या है? आपेक्षिक वैद्युतशीलता है। कहने का मतलब यह आपेक्षिक जो वैद्युतशीलता है किसी माध्यम की वैद्युतशीलता और वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात होता है। किसी माध्यम में वैद्युतशीलता और वायु या निर्वात की क्या होता है? अनुपात होता है। कौन? आपेक्षिक वैद्युतशीलता। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगला। अब इसके बाद क्या हो जाता है कि ये सब जो बल लगा रहे थे हम, ठीक है, अगर क्या हो कि अगर कोई निकाय, कोई भी बॉडी है, उसमें अलग अलग क्या हो, बल लगाए जा रहे हैं, ठीक है, तब क्या होगा? अलग अलग बल लगाए जा रहे हैं तब क्या होगा? जो बल रहेगा उतना ही रहेगा या बल में कुछ परिवर्तन हो जाएगा, तो उसी को हम आगे देखते हैं। ठीक, तो क्या हो जाता है, मान लेते हैं कोई निकाय है, ठीक, कहने का मतलब ये है कि क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, ठीक है, अब यहाँ पर आवेश, यहाँ पर आवेश, इनके बीच वैद्युत बल लग रहा है, यहाँ पर आवेश, इनके बीच वैद्युत बल लग रहा है, यहाँ पर आवेश, इनके बीच वैद्युत बल लग रहा है, यानी कि इनके बीच वैद्युत बल, इनके बीच वैद्युत बल, इनके बीच ऐसे, इसी तरह से सब में क्या होगा? वैद्युत बल लगेगा। मान लेते हैं अलग अलग वैद्युत बल लग रहा है। अब इसके बाद क्या होता है कि इस पूरे के पूरे बॉडी में क्या, पूरी की पूरी बॉडी में कितना बल लगेगा, यानी कुल नेट बल कितना होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, तो वही आज हम देखेंगे। ठीक, तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? ध्यान समझिए आप लोग कि मान लेते हैं कि क्या मतलब कोई भी निकाय है, वह अलग अलग आवेशों से बना हुआ है, अलग अलग आवेश क्या है, अलग अलग बल लगाएंगे। अब क्या होगा कि मान लेते हैं उनमें से किसी एक पर, जैसे यहाँ फिगर में बना दिए हैं, ठीक है, मान लीजिए कि कोई निकाय है, ठीक, अलग अलग आवेशों से मिलकर के बना हुआ है, तो उसमें से एक आवेश है Q0, क्या है? Q0 आवेश है। अब Q0 पर अलग अलग आवेशों से जो बल लगाया जाएगा, क्या लगाया जाएगा? जो बल लगाया जाएगा, ठीक है, जो बल लगाया जाएगा वह कितना बल होगा? ठीक है, क्या होता है? Q0 पर अलग अलग आवेशों से जो बल लगाया जाएगा वह कितना बल लगाया जाएगा, ये होता है अध्यारोपण सिद्धांत बोलता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग ध्यान समझिएगा कि अगर ये मान लीजिए Q0 है और ये Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 कहाँ तक n आवेश है, ठीक है, इनके द्वारा बल भी लगाया जाएगा, F1, वेक्टर F2, वेक्टर F3, ये वेक्टर F4, वेक्टर F5, वेक्टर Fn लगाया जाएगा। ठीक है, तो अब ये Q0 पर नेट बल कितना लगेगा? क्या? नेट बल, यानी कुल बल कितना लगेगा Q0 पर, यही बोलता है अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, ध्यान समझिए आप लोग कि Q0 पर लगने वाला इन सबसे नेट बल, ठीक है, Q0 पर लगने वाला नेट बल, मान लेते हैं लगने वाला नेट बल है F, क्या है? वेक्टर F। वेक्टर F बराबर क्या हो जाएगा? देखिए क्या होता है कि कोई भी निकाय है, उसके किसी एक बिंदु आवेश पर, उसके किसी एक बिंदु आवेश पर अलग अलग आवेशों से लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल, ठीक है, लगने वाला वैद्युत बल सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। लगने वाला नेट बल सभी बलों के क्या होता है? सदिश योग के बराबर होता है। ठीक, तो सदिश बल क्या हो जाएगा? मान लेते हैं यहाँ का F1 ही शुरू करते हैं, तो ये हो जाएगा वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस वेक्टर F4 प्लस वेक्टर F5 प्लस कहाँ तक? n तक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा वेक्टर Fn हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Fn। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि किसी निकाय में उपस्थित, ठीक है, किसी बिंदु आवेश पर नेट बल, किसी निकाय में उपस्थित किसी बिंदु आवेश पर नेट बल
भिन्न भिन्न आवेशों पर लगने वाले बल का सदिश योग होता है। भिन्न भिन्न आवेशों से लगने वाले बल का क्या होता है? सदिश योग होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद इसको हम और फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, या अथवा मान लीजिए कि यहाँ का जो बल है वह हो जाएगा वेक्टर एफ इज इक्वल टू F1। F1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 मान लेते हैं। परावैद्युत पदार्थ वायु निर्वात, यानी कि वायु निर्वात में रखा गया तो क्यों नहीं लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इससे यहाँ पर यह हो जाएगा Q0 Q1 अपान इनके बीच की दूरी क्या हो गई अलग अलग है। मान लीजिए यहाँ का R1, यहाँ का R2, R3, R4, R5, Rn हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर, फिर इसके बाद प्लस F2 क्या होगा 1/4 एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा Q0 Q2 अपान R2 स्क्वायर प्लस 1/4 एप्सिलॉन 0 F3 का क्या होगा Q0 Q3 अपान R3 स्क्वायर। ठीक, प्लस इसी तरीके से करते जाएंगे तो यानी कि n का अगर क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 Q0 Qn अपान दूरी क्या है Rn है ना, तो Rn स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि हम इनको क्या कर लेते हैं इकट्ठा बना लेते हैं, तो क्या हो जाएगा व्यापक फार्मूला इसका वेक्टर एफ इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है 1/4 एप्सिलॉन 0 1/4 एप्सिलॉन 0 सब में कॉमन रहा है तो क्या कॉमन लेते हैं 1/4 एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब बच क्या रहा है Q1 क्या बच रहा है Q0 Q1 अपान R1 स्क्वायर Q0 Q ये सब बच रहा है। और एक बात ध्यान रखिए Q0 भी सब में क्या हो रहा है कॉमन हो रहा है, तो इसको भी कॉमन लेते हैं तो यानी हो जाएगा Q0। और क्या बच रहा है Q1 Q2 Q3 डायरेक्ट कहाँ तक Qn तक बच रहा है, नीचे R1 R2 R3 सबका बच रहा है। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर योग हो रहा है तो योग से यानी कि सिग्मा लगा लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर हम व्यापक फार्मूला लग लेते हैं QI क्या QI अपान QI अपान RI स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद ये I क्या है इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर I इक्वल्स टू 1 I की वैल्यू क्या होगी 1 से लेकर कहाँ तक n तक होगी। ठीक है, ये हो गया शॉर्ट फॉर्म। ठीक, वेक्टर एफ इज इक्वल टू Q0/4 एप्सिलॉन 0 इंटू सिग्मा I इक्वल टू 1 to n इंटू QI अपान R1 स्क्वायर RI स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये है अध्यारोपण का सिद्धांत। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, तो ध्यान रखिए आप लोग। अच्छा, यहाँ पर हम क्या किए थे यूनिट वेक्टर भी लगाए थे ना, यूनिट वेक्टर R1 यूनिट वेक्टर R1 यूनिट वेक्टर R2 यूनिट वेक्टर R3 यूनिट वेक्टर Rn। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ पर भी हो जाएगा यूनिट वेक्टर Ri है ना, यूनिट वेक्टर Ri। ठीक, तो डियर स्टूडेंट आज के दिन बस इतना ही। अब आगे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। जय हिंद।